My name is Amit Kumar, Assistant Professor Chemistry from BCS Gordon PG College Rohini। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइसैकेराइड के बारे में। उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। डिस्कस पॉलीसैकेराइड्स। जैसे कि हम जानते थे डाइसैकेराइड जो है वो दो मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता था। ठीक उसी तरीके से पॉलीसैकेराइड्स जो रहते हैं बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता है। ये सारे मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि ऑक्साइड ब्रीजिंग होती है उसके थ्रू एक दूसरे से जुड़ता है। पॉलीसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड यूनिट की जो संख्या है वो सैकड़ों से हजारों तक की हो सकती है, मतलब 100 से लेकर 1000 तक की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सोर्स किस टाइप का है। जिस टाइप के सोर्स हम यूज करते हैं जहां से हम पॉलीसैकेराइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्राप्त करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि इसमें मोनोमेरिक यूनिट की संख्या कितनी होगी। तो ये सैकड़ों से हजारों तक की हो सकती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो एक्चुअल में पेड़ पौधे और जो दूसरे जीव जंतु होते हैं उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करता है। जैसे कि सेलुलोज हमको पेड़ पौधे में मिलता है, उसको ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। इसी के साथ साथ जो दूसरे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जैसे कि स्टार्च, ये इसका एक एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड का जो कि भोज्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। तो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लेते हैं पॉलीसैकेराइड में स्टार्च। स्टार्च जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H10O5N। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। C6H10O5 जो यूनिट होती है ये एक्चुअल में मिलता है हमको ग्लूकोज से ही, इसी का पॉलीमराइजेशन होता है और ये हमको स्टार्च मिलता है। स्टार्च जो है वो अधिकतर भोज्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। इसके जो सोर्स होते हैं वो होता है चावल, गेहूं, मक्का, आलू, इस प्रकार के जो सोर्स होते हैं वो यूज कर इसको प्राप्त करने के लिए इसी सोर्स का यूज किया जाता है। जितने भी सोर्स होते हैं इससे प्राप्त होने वाले स्टार्च की जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई थी तो देखा गया था कि जितने भी सोर्स होते हैं उससे जो स्टार्च हमको प्राप्त होता है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो ग्रेनुल्स होते हैं, इसके शेप में अंतर होता है। ये डिपेंड करता है कि सोर्स किस प्रकार का है। अगर मैं स्टार्च को प्राप्त करता हूँ आलू से तो इसके जो स्टार्च का शेप होगा वो कुछ और होगा। चावल से प्राप्त करते हैं उसका शेप कुछ और होता है। गेहूं से प्राप्त करते हैं इसका शेप कुछ और होता है। मक्के से प्राप्त करते हैं इसका शेप कुछ और होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सोर्स से जब हम स्टार्च को प्राप्त करते हैं तो इसका शेप अलग होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहता है वो यही होता है। इसके शेप में अंतर होता है, इसकी आकृति में अंतर होता है, इसके स्ट्रक्चर में अंतर नहीं होता है, चाहे हम किसी भी सोर्स से स्टार्च को प्राप्त करें। अगर बात करें इसके उत्पादन की तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन स्टार्च का जो होता है वो जर्मनी और अमेरिका में होता है। जर्मनी में ये आलू से और अमेरिका में मक्के से इसको प्राप्त किया जाता है। यहीं भारत में ये जो स्टार्च होता है उसको हम चावल से प्राप्त करते हैं। तो ये रही इसके उत्पादन की बात। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं या फिर इसके जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं इसका एक दूसरे के साथ में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जोड़ने से होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी इसके मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं इसका हैवर्थ फॉर्मूला इस प्रकार से है। ये होता है अल्फा ग्लूकोज यूनिट। इसी प्रकार बहुत सारे मोनोमेरिक इसके यूनिट होते हैं। इस प्रकार बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब हमने माल्टोज के केस में भी देखा था, यहाँ पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ता है। यहाँ से एलिमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एलिमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो सारे यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में इस प्रकार के बॉन्ड के थ्रू
जुड़ता है, एक्सेट्रा। ये इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का, ये स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर इसकी डीप स्टडी की जाए तो एक नॉर्मल स्टार्च जो रहता है वो दो टाइप्स के पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है। खुद में ये स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये दो अलग अलग पॉलीसेकेराइड वाले पार्ट से मिलकर बना हुआ रहता है। ये जो दो पार्ट होते हैं उसमें से एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो वाटर में, ठंडे पानी में कम विलेय होता है, मतलब लगभग ये इनसॉल्युबल होता है, और जो एमाइलोपैक्टिन होता है वो होता है वाटर में सॉल्युबल। तो स्टार्च का ये इनसॉल्युबल और सॉल्युबल पार्ट होता है। पूरे स्टार्च का लगभग 20% पार्ट होता है एमाइलोज और लगभग 80% पार्ट होता है एमाइलोपैक्टिन। ये अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एमाइलोज जो है उसका स्ट्रक्चर होता है इसी प्रकार से लीनियर फॉर्म में, यहाँ पर कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं होती है। एमाइलोज में जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज। सारे के सारे मोनोमेरिक यूनिट जो रहते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं और सारे के सारे अल्फा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे मोनोमेरिक यूनिट जो होते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अगर हम बात करें एमाइलोज में इन्हीं अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स की, तो इसकी जो संख्या होती है वो हो सकती है 300 to few thousands, मतलब 300 से लेकर कुछ हजार तक इसके मोनोमेरिक यूनिट्स हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ये होता है इन केस ऑफ एमाइलोज, और हम बात करें एमाइलोपैक्टिन की, तो इसमें मोनोमेरिक यूनिट की संख्या 2000 से लेकर 2 लाख तक की हो सकती है। ये होता है एमाइलोपैक्टिन में। लेकिन अगर एमाइलोज की बात करें तो इसके जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ रहता है, मतलब एक ग्लूकोज यूनिट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाता है। इसमें कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं होती है, कहीं पे भी ब्रांच हमको नहीं मिलता, शाखा नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें एमाइलोपैक्टिन की तो यहाँ पर इस प्रकार के मोनोमेरिक यूनिट्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ सीधी श्रृंखला में तो जुड़ता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर कहीं पे ब्रांचिंग भी हमको मिलती है, कहीं कहीं पे हमको ब्रांचिंग मिलती है। जैसे कि यहाँ पर हमको ब्रांचिंग मिलेगी HOH। ये जो यूनिट्स है इसमें ये H और ये OH आपस में एलिमिनेट होकर यहाँ पे भी हमको एक इस प्रकार का बॉन्ड मिलेगा। ये इस प्रकार ये हमको बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो ब्रांचिंग होती है वो लगभग 20 से 25 मोनोमेरिक यूनिट में एक होती है। कहने का मतलब यहाँ पर सीधी श्रृंखला के रूप में मोनोमेरिक यूनिट जो रहेगा 20 से 25 की संख्या में जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद एक आध इस प्रकार की ब्रांचिंग हमको मिलती है। ये जो सीधी श्रृंखला में जितने भी मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए रहते हैं 1,4 लिंकेज से। 1,4 लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। कहने का मतलब एक मोनोमेरिक यूनिट अगर कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट किया तो दूसरे मोनोमेरिक यूनिट पे कार्बन नंबर 4 पार्टिसिपेट किया। ठीक उसी तरीके से इसका फिर से कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4 पार्टिसिपेट किया है। तो सारे के सारे मोनोमेरिक यूनिट्स जो रहते हैं वो एमाइलोज में 1,4 लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। और एमाइलोपैक्टिन में इस 1,4 लिंकेज के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी हमको मिलता है। कहने का मतलब इस ब्रांचिंग में जो मोनोमेरिक यूनिट है इसका कार्बन नंबर 1 और इस सीधी श्रृंखला वाले मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 6 पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ बस कहने का मतलब ये है कि एमाइलोज में 1,4 लिंकेज मिलता है, एमाइलोपैक्टिन में 1,4 लिंकेज के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी हमको देखने में मिलता है। अगर इसके टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो एमाइलोज होता है, ध्यान दीजिएगा, एमाइलोज जो होता है वो आयोडीन के साथ में रिएक्शन करके ब्लू
या वॉयलेट या ब्लैक कलर शो करता है। और जो एमाइलोपैक्टिन होता है वो इसी आयोडीन के साथ में रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। जो 20% पार्ट एमाइलोज होता है वो वायलेट कलर, ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्लू कलर शो करता है। एमाइलोपैक्टिन जो रहता है उसी आयोडीन के साथ में रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। यहाँ पर जो आयोडीन के साथ में स्टार्च का जो टेस्ट होता है, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं लेबोरेटरी में तो ये डार्क ब्लू कलर या फिर वायलेट कलर शो करता है, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है स्टार्च का आयोडीन के साथ में। साथ ही साथ आयोडीन के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भी इसी टेस्ट का यूज किया जाता है। मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है दोनों के लिए, आयोडीन के लिए भी और स्टार्च के लिए भी। तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये दिया हुआ जो सॉल्यूशन है तो वो आयोडीन है कि नहीं, या फिर दिया हुआ जो पाउडर होता है वो स्टार्च है कि नहीं। तो लेबोरेटरी में हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में यूज भी करते हैं। तो ये रही बात एक इसके आयोडीन टेस्ट की। नेक्स्ट है इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि इसका होता है हाइड्रोलिसिस। जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है C6H10O5N का डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो C का H22O11 हमको मिलता है, ये होता है माल्टोज। इसका फिर आगे माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमको मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज के दो यूनिट। इसका आगे फिर से रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ज़ाइनस एंजाइम के प्रेजेंस में। देन ये एक प्रोसेस होता है स्टार्च से लास्ट में अल्कोहल या फिर शराब को बनाने का। मतलब हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में ये होता है, सबसे पहले स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमको माल्टोज मिलता है। माल्टोज का फिर से जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ग्लूकोज के दो यूनिट हमको देखने में मिलते हैं। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज है इसका। इसके साथ ही यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टीज ये होती है कि इसका नाइट्रेशन कराते हैं, स्टार्च का नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब कराया जाता है तो इसके लिए यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके प्रेजेंस में C6H10O5N, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को, C6H7O2 और ये OH। ओवरऑल ये C6H10O5 ही आएगा, ये N टाइम्स और ये N टाइम्स। इसका जब इसी नाइट्रेशन मिक्सचर से नाइट्रेशन कराया जाता है तो हमको यहाँ पर इसके नाइट्रेट डेरिवेटिव मिलते हैं। नाइट्रेट डेरिवेटिव में ये जो ग्रुप्स है OH ग्रुप, ये कन्वर्ट होता है ONO2 में, ये कहलाता है स्टार्च का मोनोनाइट्रेट, ये होता है मोनोनाइट्रेट। ठीक उसी तरीके से प्लस हमको मिलता है डाइनाइट्रेट, स्टार्च का, और एक मिलता है स्टार्च का ट्राइनाइट्रेट। मतलब जब नाइट्रेशन कराया जाता है स्टार्च का तो मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट और ट्राइनाइट्रेट का हमको मिक्सचर मिलता है। ये जो स्टार्च का मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट और ट्राइनाइट्रेट होता है वो एक्सप्लोजिव के रूप में यूज किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो स्टार्च जो रहता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है
और स्वाद में सीखा होता है, मतलब ये मीठा नहीं होता दूसरे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के समान ये मीठा नहीं होता, बल्कि स्वाद में ये सीखा होता है। तो ये कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद देखते हैं इसके एप्लीकेशन, इसका जो उपयोग है। स्टार्च जो है वो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा उपयोग ये होता है कि ये भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, चावल में, गेहूं में, आलू में, मक्के में। ये इस प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं इसको मनुष्य या फिर दूसरे जो जीव जंतु रहते हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। साथ ही साथ यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री में भी स्टार्च का यूज किया जाता है। जो पेपर इंडस्ट्री में कागज बनता है इसको चिकना करने के लिए, मतलब इसके सीजन के लिए इसका यूज किया जाता है। एल्कोहल बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। एक एप्लीकेशन ये है कि इसको विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। स्टार्च का यूज और भी किया जाता है बाइंडर के रूप में। जो लैक्टोज होता है उसको जिस प्रकार से यूज करते थे, जो मेडिसिन होते हैं, कैप्सूल होता है, इसके जो ग्रेनुअल्स होते हैं उसको बाइंड करने के लिए ठीक उसी प्रकार का यूज स्टार्च का भी किया जाता है। स्टार्च भी एक बाइंडर के रूप में यूज होता है। इसके साथ साथ सूती कपड़े जो होते हैं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं, इसको कड़ा करने के लिए या फिर इसको प्रेस करने से पहले, सूती के कपड़े जो रहते हैं उसको प्रेस करने से पहले जो इसको कड़ा करना होता है उसके लिए भी स्टार्च का यूज किया जाता है, इसकी मार्किंग की जाती है। तो कुछ ये इसके एप्लीकेशंस हैं। एल्कोहल बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है। तो ये रही बात स्टार्च की। इस वीडियो में स्टार्च से संबंधित आपको कोई भी और जानकारी चाहिए रहेगी या फिर इससे कोई संबंधित क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। पॉलीसेकेराइड में जो इसके जो दूसरा पार्ट है सेलुलोज का, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।